हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संघीय कार्यपालिका। पिछले चैप्टर में हमने पढ़े थे आपको नीति, निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, और आज हम लोग पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका। तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल शामिल होते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाए जाने के लिए राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है। ठीक है, वास्तविक कौन होता है? तो वास्तविक होता है प्रधानमंत्री, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ लेते हैं भारत सरकार। अब हम जिस देश में रहते हैं वो उसका नाम क्या है? भारत। और भारत सरकार, तो भारत सरकार जो है 3 प्रकार की सरकारें हैं। ठीक है, एक विधायिका, ठीक है, जो कानून बनाती है, और कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका जो जो होती है किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर न्याय करती है। ठीक है, अब देखते हैं विधायिका में राज्यसभा, उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। इसमें 250 सीटें होती हैं और इसमें 550 सीटें अधिकतम हो सकती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, कार्यपालिका, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है, न्यायपालिका में देख लेते हैं, ये एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। अब हम लोग पढ़ लेते हैं राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को पढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद किसमें? 52 में। ठीक है, 52 में क्या कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो राष्ट्रपति है। फिर 53 अनुच्छेद 53 एक के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 53 1। और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। तो कार्यपालिका की शक्ति निहित किसमें? तो देखिए, हमने पढ़ लिया कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति क्या होगा? देश का प्रथम नागरिक होगा। ठीक है, और 53 1 के तहत उसकी शक्ति जो है संघ की कार्यपालिका में निहित होगी। किसमें? राष्ट्रपति में। ठीक है, अब उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का विवरण दिया गया है। तो पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हुआ है, और वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, और चुनाव में लाभ का पद धारण न करता हो। लाभ का पद यानी किसी जॉब में नहीं हो। ठीक है, नोट अब देख लेते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्यपाल अथवा संघ या राज्य के मंत्री पद सदस्य लाभ के पद नहीं माना जाता है। ठीक है, ये लाभ के पद नहीं। अब हम लोग थोड़ा निर्वाचन, 54 और निर्वाचन, देखो एक से मिलने 54 निर्वाचन, तो दोनों में क्या हो गया? अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया? निर्वाचन। ठीक, निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग जो होते हैं उसमें भाग लेते हैं। तो ठीक, निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये ध्यान रखना, कई बार आपको फंसाएगा कि मनोनीत होते हैं कि निर्वाचित होते हैं। ठीक है, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में तो हमने पहले पढ़ लिया कि लोकसभा, ठीक है, फिर राज्यसभा, फिर ठीक, फिर राज्य की विधानसभा, और फिर उसके बाद में विधानसभा क्या है कि भाई केंद्र शासित प्रदेश जो आपके हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, इनमें भी विधानसभा है। तो इनके जो निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही भाग लिया जाता है। ठीक है, मनोनीत सदस्यों द्वारा नहीं लिया जाता, निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ठीक है, सभी सदस्यों द्वारा भी नहीं, निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ये बहुत ध्यान रखना, ये आपको फंसाता है पीसीएस के और आईएएस के पेपरों में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू कश्मीर और संघ क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। यानी जम्मू और कश्मीर संघ क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। ठीक है, जबकि जम्मू और कश्मीर के राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल थे। ठीक है, निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर राज्य संघ क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है, जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार या एकल संक्रमणीय या गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जैसे जो हम लोग प्रधानमंत्री या कोई नेता चुनते हैं तो वह प्रत्यक्ष चुनाव होता है, बल्कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधि या एकल संक्रमणीय मत या गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अब हम लोग ऐसे इसको वैरिता क्रम जैसे देख लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कि ए, बी और सी और डी, ये 4 लोग जो हैं ये खड़े हुए हैं चुनाव में। तो अब आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास इस तरीके से वोट होंगे कि आप इसमें सीक्वेंस, जैसे मतलब हमको वोट देने का अधिकार मिला तो हम इस तरीके से वोटिंग करेंगे कि मैंने बी को पहले नंबर पे रखा, डी को दूसरे नंबर पे रखा, ए को तीसरे नंबर पे रखा, और
हमने जो है सी को चौथे नंबर पर रखा, तो ये वैरिता क्रम हो गया। इसी तरीके से सब लोग वोटिंग देते हैं। फिर इनकी जो काउंटिंग होती है, जिसको सबसे ज़्यादा वैरिता क्रम में टॉप पर रखा जाता है और उसको 50 प्लस यानी 50% से अधिक मत मिल जाते हैं, उसी को राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो दोबारा से काउंटिंग की जाती है, ठीक है, और वोट जो होते हैं पास होते हैं और जो दोबारा से टॉप पे होता है उसको राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, ठीक है। तो इसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व या एकल संक्रमणीय मत या गुप्त मतदान द्वारा कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन उम्मीदवार कम से कम 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। अब आप लोग सोचेंगे 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक क्यों होते हैं? देखिए क्या होता है कि राज्य लोकसभा की योग्यता यानी 35 वर्ष होना चाहिए, तो ऐसे ऐसे सब लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का, लेकिन ऐसे चुनाव नहीं लड़ सकते। जैसे मान लो यदि लोकसभा सदस्य हो, ठीक है, और आपकी उम्र 35 साल है, तो क्या तुम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाओगे? तो नहीं लड़ पाओगे। क्यों नहीं लड़ पाओगे? क्यों? क्योंकि आप यदि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके नाम के 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है, तब जाके आप वहां पर नामांकन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, इसका होता है, ठीक है। आगे हम लोग पदावधि, तो अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की अवधि जो है 55 वर्ष है। हालांकि कार्यकाल के समाप्ति के बाद भी उत्तराधिकारी ये आने तक पद पर बना रहता है, जब तक दूसरा राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाएगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन का पात्र है, यानी अपने अभी तक देखो 2-2 बार लोग राष्ट्रपति बने हैं, तो पुनः निर्वाचन के लिए पात्र है। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये अभी आपको वर्नैलर में आपको परेशान करता है क्वेश्चन में। अब लोग देख रहे हैं शपथ, ठीक, 60 और पथ एक ही जैसे लिंग रहे, तो अनुच्छेद 60 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को एक गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। जैसे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है या न्यायाधीश है, ठीक है, तो उसके सामने वो अपनी शपथ लेगा। लेकिन मान लो वो नहीं है, तो जो उस सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके सामने अपनी वो शपथ लेगा। ध्यान रखिएगा। वेतन क्या होता है? राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है और उसका वेतन आयकर से मुक्त होता है, यानी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। महाभियोग, अनुच्छेद 61 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आता भी। तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 61 एक के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जाएगा। यानी जब ऐसा हो जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो अब संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। संसद के किसी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। जैसे संसद क्या होता है? संसद के 2 सदन होते हैं, एक होती है लोकसभा, एक होती है मतलब राज्यसभा। इन दोनों में कोई भी मतलब इस पे आरोप लगाकर इसके ऊपर महाभियोग चला सकता है, ठीक है, यानी प्रस्ताव लेकर आ सकता है जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है, यानी सहमत होनी चाहिए। उस सदन जिस सदन में आ रहा ना कि 1/4 सदन के हस्ताक्षर होनी चाहिए, तभी उस बुला सकते हैं। और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी लिखित सूचना देनी होगी, ठीक है। जैसे मान लो ये संसद है, ठीक है, इसमें 2 सदन है, ठीक है। अब मान लो लोकसभा वाले राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि राष्ट्रपति जो है ये सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग अपनी जितनी भी जनसंख्या है मतलब सभा में, ठीक है, लोकसभा में उसका 1/4 मत यदि एक प्रस्ताव लेकर आएंगे, यदि लोकसभा में 1/4 मत से ये 1/4 मत से पास हो जाता है कि तब 14 दिन बाद राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी कि आप पे महाभियोग चलाया जा रहा है। और इस प्रकार इसको लोकसभा में भी आना चाहिए और 2/3 बहुमत से जब ये पास होता है तो राष्ट्रपति को वहां से पदच्युत कर दिया जाता है, ठीक है। महाभियोग संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पद को रिक्त 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है या बीमार है या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ है तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज हमको बताओ, यदि मान लो जैसे ये लड़का राष्ट्रपति है और ये बीमार हो गया, ठीक है, और ये लड़का उपराष्ट्रपति है और इसने आके इस पद को संभाल लिया, ठीक है, और ये यदि कोई कार्य करता है राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है, तो क्या इसके कार्य माने जाएंगे? तो हाँ, इसके कार्य जरूर माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसने राष्ट्रपति बनकर ये कार्य किए हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो। अब उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इस पद के भी रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। जैसे मान लो राष्ट्रपति जी ने पद त्याग कर दिया तो उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो क्या होगा? उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश इसका पद संभालेगा। यदि वो भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल। तो दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा कठिन सा आपको लग रहा होगा, लेकिन क्या होता है जहां पर हमें कोई चीज कठिन लगती है वहीं पर
वहीं पर हमको एग्जामिनर सबसे ज़्यादा फँसाता है, ठीक है। तो अब सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत कठिन है, ये तो हमको इसके सीक्वेंस याद नहीं होंगे। तो दोस्तों याद हो या ना हो, लेकिन आप एक बार उसको पढ़ ज़रूर लीजिए, क्या पता वहाँ पर आपको सफल हो जाएँ आप, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं, ठीक है। इसके प्रश्न ऐसे बनते हैं कि आपको इनके नाम दे देगा और आपसे कहेगा इनके कार्यक्रम के अनुसार से इनके घटते हुए, बढ़ते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं ये क्रिकेट टीम है, ठीक है। आप जानते होंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम आपको याद होगी। इसे हमने जब क्रिकेट देखना शुरू किया था तो 2003 का वर्ल्ड कप आ रहा था और मुझे 2003 के वर्ल्ड कप की पूरी टीम याद है। सन 2011 की जो धोनी ने इसमें वर्ल्ड कप जीता, वो हमें टीम पूरी याद है। और जो अभी 2015 सॉरी 15 की भी वर्ल्ड कप की टीम याद है और हमको 2024 में जो भी वर्ल्ड कप हुआ रोहित शर्मा की कप्तानी में, हमें पूरी टीम याद है। तो मान चलिए ये एक टीम है, ठीक है, और इसने वर्ल्ड कप जीता है और आपके ज़माने में जीता है। तो आपका जो फेवरेट प्लेयर है आप उनसे कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। तो पहले नंबर पे राजेंद्र प्रसाद, यानी मान सकते हैं मैं ये रोहित शर्मा है, ठीक है। रार से रोहित शर्मा है, ठीक है। अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, ठीक, और वीवी गिरी। तो हम चार याद कर लेते हैं। पहले पहले नंबर पे है राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन और बीबी गिरी, ठीक है। फिर उसके बाद में फखरुद्दीन अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटर रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, ठीक है। इस तरीके से ये हैं, ठीक है। आगे वर्तमान में जो बनते हैं आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं नोट। अभी तक वीवी गिरी जो है 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक और बी डी जत्ती 11 फरवरी से 77 से 25 जुलाई 70 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, बीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बी डी जत्ती जो अभी तक क्या रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। 3 लोगों का नाम याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति का रूप नहीं है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति हैं, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति, 1 बार राष्ट्रपति रहे, यानी ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, 1 बार राष्ट्रपति रहे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। वीवी गिरी, निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई इनके लिए, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इनके निर्वाचन के लिए 2 बार गणना भी की गई है इनके लिए। हमने वो बताया था कि जब वरीयता क्रम में पहले वाले को 50% नहीं मत मिलते हैं तो दोबारा गणना होती है, ठीक। तो ये बेबी गिरी जो है 2 बार मतगणना में वो हुए हैं, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी पहली बार चुनाव पराजय हुई थी, जबकि दूसरी बार निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, यानी पहली बार हार गए, दूसरी बार क्या हुआ, निर्विरोध चुने गए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। भारत के राष्ट्रपति के अधिकार हैं, उनकी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां उनकी क्या है, राष्ट्रपति की निम्नलिखित कार्यकारी शक्तियां हैं। शासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, ठीक है। वह प्रधानमंत्री से प्रशासनिक और विधायी कार्यों की सूचना मांग सकता है। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख, यानी राष्ट्रपति अपनी जानकारी देगा राष्ट्रपति को, ठीक है। यह ध्यान रखिए। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों के नियुक्त करता है, जिनमें से भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद, अन्य सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारतीय राजदूतों और अन्य राजनयिक नियंत्रण एवं मामले का परीक्षक, महान्यायवादी, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघ क्षेत्र आयुक्त, भाषा आयुक्त, इनको किनको नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्त करता है। सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, राज्यपाल, वित्त आयोग के सदस्य, अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष आदि शामिल है। इनकी नियुक्तियां कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। विधायी शक्तियां देख लेते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त है। संसद के सत्र को बुलाने के लिए, यानी संसद के सत्र को बुला सकता है, सत्रावसान करने के लिए, लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार, नए निर्वाचन आयोग के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार, यानी संसद के बाद जैसे प्रथम अधिवेशन होगा उसको क्या होता है, संबोधित करने का अधिकार, सदनों की दोनों संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार। अनुच्छेद 108 में ये अधिकार किसको है, ये राष्ट्रपति को अधिकार मिले हुए हैं, यानी शक्तियां हैं। अधिकार क्या है, ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, ठीक। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के कानून बनेगा, यानी संसद में कोई विधेयक बनाया गया है तो जब तक राष्ट्रपति उसको अनुमति नहीं देगा तब तक वो कानून नहीं माना जाएगा, ठीक है। नोट हम लोग देखें, संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है 3 प्रकार की स्थिति संभावना बनती है। वह विधेयक को या तो स्वीकार प्रदान कर दे, वह विधेयक पर अपनी स्थिति स्पष्ट न करते हुए अपने पास ही रख लेता है। इस राष्ट्रपति को पॉकेट विकेट कहा जाता है। जैसे कोई विधेयक पास हुआ, उसने स्वीकृत कर दिया तो कानून बन गया, और वो चाहे कोई जवाब ना दे अपनी जेब में रख ले, कोई उससे पूछ नहीं सकता, तब पावरफुल होता है कि भैया तुमने कहा नहीं वो विधेयक वापस किया, ठीक है। वह विधेयक को धन विधेयक ना होने पर पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। केवल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है, बल्कि बाकी विधेयक को चाहे तो भैया इसमें ये गलतियां हैं, सुधार करके
आप वापस लाओ। ठीक है, यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन पुनः पारित कर राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत करती है तो राष्ट्रपति उनको देने के लिए बाध्य होता है। जैसे मान लो कोई विधेयक पारित हुआ और राष्ट्रपति ने उसको क्या कहा कि भाई देखो इसमें ये सुधार करो, और फिर पुनर्विचार करने के लिए उसने वापस भेज दिया, लेकिन दोबारा संसद में पास होकर राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, मतलब किसी भी दोनों सदनों के द्वारा, तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी परमिशन देनी पड़ेगी। ठीक है, वो बाध्य होता है। ठीक है, वर्ष 1986 में ज्ञानी जैन सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक पॉकेट वीटो जेबी वीटो का प्रयोग किया था, यानी ठीक ध्यान रखिएगा। नए राज्य के निर्माण, सीमा परिवर्तन आदि से संबंधित विधेयक, धन विधेयक, संचित निधि से व्यय संबंधित विधेयक आदि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो राज्यों का निर्माण करना हो, उनकी सीमा में जो होता संशोधन करना हो, तो इस प्रकार के जो विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति से पहले परमिशन ले ली जाती है। धन विधेयक को इसलिए तो वापस भी नहीं कर सकता क्योंकि पहले से परमिशन लिया जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, विशेष अनुभव ज्ञान वाले रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अध्यादेश की शक्ति। ठीक है, 123 हमने आपको बताया था जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों काम ना करे तो दोनों का काम अकेले कौन करता है? तीसरा आदमी कौन है? राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है कि अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। याद कैसे करें? 1 नंबर पे लोकसभा, 2 नंबर पे राज्यसभा, तीसरे नंबर पे राष्ट्रपति। ये दोनों काम नहीं कर रहे तो तीसरा आदमी कर सकता नहीं है, इन दोनों का आदमी तीसरा आदमी हो सकता है। तो 123 अध्यादेश जारी कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति तभी होती है जब दोनों में से किसी एक सदन का सत्र अवसान हो गया हुआ, अन्यथा सत्र में नहीं, इसलिए संसद द्वारा विधि अधिनियमित करना संभव नहीं है। ठीक है, इस यानी दोनों सदन सत्रावसान हो गया हो या एक का हो गया हो तो कानून बनने की कोई संभावना नहीं नजर आ रही, तो राष्ट्रपति 6 महीने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून की तरह ही होता है। इसका प्रभाव सदन शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, नहीं 6 सप्ताह तक रहता है। यह अध्यादेश संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक होता है। अध्यादेश को किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया सकता है, नहीं कि उसके द्वारा अध्यादेश जारी 6 सप्ताह तक ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमने गलती से बोल दिया 6 माह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षमादान की शक्ति। 72 अनुच्छेद 72 कहते हैं राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति को दंड की क्षमा करने, दंड को कम करने, दंड के परिहार या विराम न्यायिक अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान याचिका करने पर याचिका दूसरी बार नहीं दाखिल की जा सकती। ठीक है, नहीं ऐसे राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान याचिका मतलब किसी का मृत्युदंड है, उसने माफ कर दिया, यानी मतलब किसी ने हमें कहा कि मैं मृत्युदंड हुआ है, आप मैं माफ कर दिए, और राष्ट्रपति ने उसे खारिज कर दिया, तो उसे दोबारा याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति से नहीं कहा जा सकता कि हमें माफ कर दो, राष्ट्रपति ने यदि माफ नहीं किया तो तुम्हें यदि मृत्यु को रोक नहीं सकता। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। सैन्य अधिकार देखो राष्ट्रपति के पास क्या होते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना का क्या सर्वोच्च कमांडर होता है। वह थल सेना, वायुसेना, नौसेना के प्रमुख को भी नियुक्त करता है। कूटनीतिक देखते हैं राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, लेकिन करता कौन है? जाकर प्रधानमंत्री जी करते हैं, लेकिन किसके नाम पे करते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्तियों का भी अनुमोदन करता है। आपातकालीन शक्तियां। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 के तहत 360 तक आपातकालीन संबंधी प्रावधान लिखित है। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। जैसे अब कोई युद्ध हो रहा है, बाह्य आक्रमण हो गया है, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात 360 कर सकता है। अपरामर्श की शक्ति। अनुच्छेद 143 के राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु परामर्श मांगने के लिए बाध्य नहीं। यानी राष्ट्रपति ने कहा कि देखो हम राष्ट्रीय सार्वजनिक महत्व के लिए कोई सूचना मतलब वो सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भैया ऐसा ऐसा कर लो, तो राष्ट्रपति को उचित लगेगा तो मानेगा, लेकिन नहीं उचित लगेगा तो नहीं मानेगा, तो बाध्य नहीं होगा। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिए। अनुच्छेद 143 में देखते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति, और तब तक के लिए बाय बाय।